नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के तहत 3 युवाओं को मिली छात्रवृत्ति। सीएम धामी ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान बताया। उत्तराखंड के मदरसों को आरटीआई के लाभ के लिए लेनी होगी अलग मान्यता, सरकार वहन करेगी फीस। एसआईआर के लिए मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड में मंडलायुक्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में बनेगी खिलाड़ी की यूनिक आईडी, नए सिरे से बनेगी प्रदेश की खेल नीति। उत्तराखंड कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, 3 नेताओं को नोटिस और महिला इकाई भाग। उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय, 4 जुलाई तक होगी भारी बारिश, 8 जिलों के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर विकासनगर से है, जहां पर सहसपुर के बरागीवाला में बीजेपी नेता विनोद कश्यप हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 13 जून को खेत में पानी चुराने को लेकर हुए खूनी विवाद के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन, सावेज और आजम के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने तीनों को हरियाणा के यमुनानगर स्थित एक होटल में दबोच लिया। वारदात के बाद से तीनों आरोपी पिछले 20 दिनों से फरार थे और उनकी तलाश में पुलिस लगातार उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही थी। गौरतलब है कि 13 जून को हुए विवाद में बीजेपी नेता विनोद कश्यप गंभीर रूप से घायल हुए। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लालकुआं राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोरा पड़ाव क्षेत्र में शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई। यहां पर गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी, दुर्घटना के तुरंत बाद मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई, जिससे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जांच के अनुसार कैंटर हल्द्वानी से लालकुआं की ओर रॉन्ग साइड से आ रहा था। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य की लंबित और प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। नए पुराने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट जो पुराने चल रहे हैं उन पर भी बात हुई, अनुरोध भी किया। और जो नए प्रोजेक्ट हैं, कुछ हरिद्वार का, ऋषिकेश का बाईपास बनना है, देहरादून की सड़क बननी है, जोशीमठ का बाईपास बनना है, श्रीनगर का बाईपास है, हेलंग क्षेत्र में सड़क जानी है, पिथौरागढ़ लोहाघाट बाईपास है, खटीमा मझोला मार्ग है। ऐसे अनेक काम, जैसे लिपुलेट जाने वाली सड़क का कुछ काम बचा हुआ है, उस पर भी काम होना है। तो सब मिलाकर और CRIF योजना में लगभग 750 करोड़ की धनराशि। देहरादून में अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों के साथ 1 अक्टूबर 1994 की रात रामपुर तिराहा पर हुई बर्बरता के मामले में 32 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। सीबीआई जांच के आधार पर मामले में 3 पुलिसकर्मियों को 1.5 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। जांच में भी सामने आया कि पुलिसकर्मियों ने देहरादून में खड़ी जीप को बागवाली में बस दिखाकर खुखरी बरामदगी का दावा किया था, जबकि अदालत में जीप मालिक राजेंद्र कुमार की गवाही अहम रही। जांच में कथित बस का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। हालांकि लंबे समय बाद इस फैसले से राज्य आंदोलनकारी और कई जनप्रतिनिधि असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष परथवाल ने कहा कि सजा और अधिक होनी चाहिए तथा राज्य सरकार को इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए।
कि मेरा ये मानना है कि जो निर्णय आया है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में बड़ा व्यभिचार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, और उसके लिए इतनी छोटी सज़ा ये मान्य नहीं हो सकती है। ये ठीक है कि पुलिस ने गलत एविडेंस वहाँ पर दिए और कोर्ट ने उसको नकारा है, उसके कारण पुलिस की संलिप्तता उन्होंने स्वीकारी है। अब ये चूंकि जो है न्यायालय का विषय है और किन परिस्थितियों में और किन सबूतों के आधार पर, किन गवाहों के आधार पर न्यायालय ने ये निर्णय लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सजा जो है और अधिक जो है लंबी होनी चाहिए और संभवतः हमारी सरकार इस पर जो है अपील में भी जाएगी और हम मांग करेंगे सरकार की तरफ से। खबर देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इस वर्ष यात्रा नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी और व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। हालांकि इस बीच विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल आंकड़ेबाजी पर ध्यान दे रही है, जबकि जमीनी स्तर पर चारधाम यात्रा में व्यवस्था का बोलबाला है। सरकार केवल आंकड़ेबाजी पे आंकड़ेबाजी में विश्वास करती है। आंकड़ा इतना हो गया, इतने लाख हो गए, इतने करोड़ हो गए, हमने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे प्रदेश के अंदर चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है भाई। पूरे चार धाम यात्रा में और पर्यटक आ रहा है, मसूरी में प्लास्टिक की कैरेट से महिला को मार दिया एक पर्यटक ने, हरियाणा की। इसी प्रकार से नगरासू में जो हुआ वो आपने देखा, कर्णप्रयाग में जो हुआ वो आपने देखा, ऋषिकेश में जो आप हुआ आपने देखा। पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो पर्यटकों की और स्थानीय नागरिकों की, जो तीर्थयात्रियों की और स्थानीय नागरिकों की जो लड़ाई झगड़े और तनाव हो रहा है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे अव्यवस्थाएं। कालाडूंगी क्षेत्र रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर ग्राम सभा गेबुआ के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां डंपर और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही गेबुआ निवासी कमलेश की दर्दनाक मौत हो गई। वही बाइक पर सवार एक महिला कमला देवी निवासी कमला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां जिले के भिडौरा मंझोला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद टैक्सी कार में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दर्दनाक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि वाहन में सवार कई अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
खबर पौड़ी से, जहां लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के कथित बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। आरोप है कि विधायक ने स्वतंत्रता सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को एक बयान में बुद्धिहीन कहकर संबोधित किया, जिसके बाद प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया। इस टिप्पणी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उत्तराखंड के अस्मिता का अपमान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया है। उन्होंने भाजपा विधायक की पार्टी से निष्कासन की मांग करते हुए राज्य सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की है। दुखद बात है, लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत ने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के गौरव हैं और जिन्होंने पेशावर कांड जिसके नाम से मशहूर हुआ, पेशावर में जिन्होंने अंग्रेजों के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, उन्होंने फायर करने से मना कर दिया। देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो नायक जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के चेतना, जिसके अंदर चेतना होगी, जिसके अंदर जागरूकता होगी, क्रांति वही करता है। उस वीरचंद्र सिंह गढ़वाली तो अंग्रेजों के खिलाफ भी क्रांति किया। जब देश आज़ाद हुआ उसके बावजूद भी गैर सैन्य जो राजधानी का सपना था, दूधातोली, वो जो है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का था। और हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमने ऐसे विधायक को चुना जो आज वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी को अपमानित कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति को जो आज महेंद्र दिलीप रावत ने इतनी कमजोर कर दी है, लैंसडाउन विधानसभा की राजनीति जो वो सिद्धबली पीठ, जो कि हमारे कोटद्वार की एक विशेष मंदिर है सिद्धबली, उस सिद्धबली पीठ पे बैठ करके वो लैंसडाउन की राजनीति कर रहे हैं। महंत होते हुए वो राजनीति, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं और हमारे सेनानियों के लिए और कई उनके ऐसे बयानबाजी सामने आ चुकी है जिससे लगता है कि ये वो अपना मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। मतलब इतने घृणित सोच नहीं है, मतलब कोई मतलब बिना सोचे समझे उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। द्वारा ये कहा गया कि पुरानी दिल्ली में रहने वाले अपने आपको पार्टी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि अब किसने उनको मैं बना दिया, भगवान ही मालिक। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में बरसात का दौर शुरू हो गया। इसके साथ ही बारिश से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आने लगी है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही राज्य के कई जिलों के लिए 3 दिन का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जो कि मानसून की शुरुआत के पहले ही दिन काफी हद तक सही साबित होता दिखाई दे रहा है। जुलाई महीने के पहले दिन ही हुई जोरदार बारिश ने राजधानी देहरादून की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है और शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बुधवार को सुबह से ही शुरू हुई बारिश ने कुछ ही घंटों में शहर के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया है। प्रमुख सड़कें, बाजार, कॉलोनियां और रिहायशी इलाके जलमग्न दिखाई दिए। शहर के पौष इलाके डालमनाला से लेकर एसपीटी, घंटागढ़, प्रिंस चौक, सहारनपुर रोड, पटेल नगर, नेहरू ग्राम जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था की भी परीक्षा हुई, लेकिन कई स्थानों पर नालियां और ड्रेनेज सिस्टम पानी के दबाव को संभालने में नाकाम साबित होते हुए नजर आए। सत्ता दल भाजपा को स्मार्ट सिटी पर अब तक खर्च हुए करोड़ों रुपए का हिसाब मांगा है, जो प्रदेश में स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मौसम विभाग ने 1 जुलाई से 4 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 2 जुलाई को देहरादून और बागेश्वर जिले में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री धामी ने आपदा से निपटने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल में तैयारियों का जायजा भी लिया है। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाओं की आशंका व्यक्त की गई है। कार्यालयों और स्कूलों की ओर जाने वाले लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक समय यात्रा में बिताना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून की शुरुआत के साथ राजधानी में जलभराव की समस्या आती है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में अभी तक प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के स्मार्ट सिटी के कामों में लापरवाही और जनता के पैसों की बंदरबांट के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर मानसून के साथ सियासत भी तेज हो चली है। 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की हैं, जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं
तो एक विधिवत रूप से मौकूल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था। इसके साथ साथ हमने जो हमारे शहर के प्रमुख नदी नाले हैं, ऐसे 9 नदी नालों में हमने और जो अपनी जेसीबी मशीनों के माध्यम से, छोटी बॉबकट मशीनों के माध्यम से उनमें सफाई का काम किया, जिसमें कि कचरा, गाद, कीचड़, मलबा वगैरह हमने उससे निकाला और उनके तलों को गहरा करने का काम किया, जिससे कि पानी जो है बरसात का जल वो निर्बाध रूप से बह सके। ये बात हमने जब भी कई चैनलों पर हम गए हैं, जब भी हमें पूछा गया है, जब तो हमने सलाह दी थी कि ये जो आप मानसून से पहले या गर्मी से पहले या ठंड से पहले जो आप अपना आपदा प्रबंधन के दावे करते हैं उनको धरातल पर पुख्ता करो, लेकिन ये सिर्फ कागज में बना देते हैं और अब जब मानसून खत्म हो जाएगा तब ये बताएंगे कि हमारे ये दावा थे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। देखिए, मॉनसून दरवाजे पे है, दस्तक दे चुका है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, मैदान में बारिश हो रही है और अब तो क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं पूरे राज्य के लिए। चाहे बादल फटने की घटनाएं हो, भूस्खलन के मामले हो, चट्टाने गिरने का मामला हो, और जब से ऑल वेदर रूट का इन्होंने शिगुफा छोड़ा है और पूरे राज्य में ऑल वेदर रूट के काम हुए हैं। मानसून से पहले ही संबंधित महकमे अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं और पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, यात्रियों की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक बारिश के दिनों में यात्रा को रोकने का भी बीच में प्रावधान है, यात्रियों को सचेत करने का भी प्रावधान है। लगातार बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले नागरिकों को अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रशासन ने भी जरूरत पड़ने पर आपदा प्रबंधन टीमों को सक्रिय रहने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने की बात कही है। मानसून की शुरुआत से जहां भीषण गर्मी में राहत पहुंचाई, तो वहीं इसके साथ आने वाली चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं। राजधानी देहरादून में पहले ही दिन हुए जलभराव ने ये साफ कर दिया है कि आगामी दिनों में अगर बारिश का दौर इस तरीके से जारी रहा तो शहरी क्षेत्रों में लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लेने, प्रशासन की तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत पहले से की जानी चाहिए थी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रामनगर में ई रिक्शा चालकों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। कथित तौर पर एक मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा को बीच रास्ते में कहीं भी हैक बंद किए जाने के बाद उसको खोलने के एवज में अवैध वसूली किए जाने के विरोध में करीब 300 टुक टुक चालकों ने अपने वाहनों को नॉर्मल स्कूल JIC ग्राउंड में खड़ा कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। हम कोई काम कर रहे हैं, मरीज लेके जा रहे हैं घर से अस्पताल को, अस्पताल से घर को जा रहे हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो जा रही है। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले जाए। इसमें कोई हमें इतनी परेशानी पड़ रही है, हमारी सवारी उतर के चली आ रही है। जो भी स्कूटी वाले आ रहे हैं पीछे से, ये गाड़ी लॉक हो जा रही है हमारी। हम कोई काम कर रहे हैं, मरीज लेके जा रहे हैं घर से अस्पताल को, अस्पताल से घर को जा रहे हैं और रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो जा रही है। इसका कोई ना कोई ये समस्या जो है ये ऐप के थ्रू हो रही है। ऐप बैड ऐप है वो, और उससे क्या हो रहा है कि कोई भी लड़का गली मोहल्ले में या कहीं कार में चलते हुए हमारे ये टुक टुक है, इसको ये हैक कर दे रहे हैं। और इसमें क्या है ना, हमारी जान का भी खतरा है और प्लस जो हमारे पीछे जो सवारी बैठी है उनकी भी जान का खतरा है। इसके लिए हम कल वहाँ कोतवाली सर पे भी गए थे। हम लड़कों को लेके गए जिन्होंने कर रहे थे, उनको पकड़ के लेके गए। हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ हमारे कम से कम अभी 300 टुक टुक खड़े हैं और इसमें से 200 टुक टुक कल बंद रहे, आज भी बंद रहे। तो ये कोई भी हमारे साथ मजाक कर रहा है। ये मजाक नहीं सर, है हमारा कारोबार है, इससे हमारे बच्चे पलते हैं। हम कुल 300-400 रुपये कमाने वाले हैं। हम ऐसे बैठ जाएंगे तो सर क्या खाएंगे और क्या अपने बच्चों को देंगे।
उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देते ही पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर मानसून पूर्व तैयारियों को परखने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी द्वारा गुरुवार को थलीसार क्षेत्र में एक बृहद पॉकड्रिल का आयोजन किया गया और इस अभ्यास के जरिए जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य आपातकालीन विभागों की मुस्तैदी और आपसी तालमेल को बारीकी से परखा गया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों